क्या आपको पता है कि टाटा कैपिटल, एनएससी, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज और बोट, इन कंपनीज में क्या कॉमन है? ये सारी की सारी अनलिस्टेड यानी प्राइवेट कंपनीज हैं जो अपने आईपीओ का प्लान कर रही है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इन अनलिस्टेड कंपनीज में अभी इन्वेस्ट करना चाहेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि आपको क्या हो गया सर, ये कंपनीज आईपीओ प्लान कर रही है, आया तो नहीं है। अगर इसका आईपीओ ही नहीं आया तो इसमें कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? जब आईपीओ आएगा तभी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? रॉन्ग। तो आज मैं आपको ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिससे आपको आईपीओ का वेट नहीं करना पड़ेगा और कंपनी में आप आईपीओ से पहले भी इन्वेस्ट कर पाओगे। तो आप पूछेंगे कैसे, एंजल इन्वेस्टर बन के? नहीं, उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, वो भी बहुत डिटेल में। और ये भी जानेंगे कि आईपीओ के पहले इन्वेस्ट करने का प्रोसेस क्या है और आप कौन से प्लेटफॉर्म से ये शेयर्स खरीद सकते हो, क्या ऑनलाइन खरीदना पॉसिबल है और आईपीओ से पहले इन्वेस्ट करने में क्या क्या रिस्क है। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो एक ऑल इन वन टाइप का वीडियो आज का ये होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि फिनोवेशंस की वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो जरूर इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके पास भी फाइनेंशियल नॉलेज पहुंच सके, वो भी फाइनेंशियल अवेयर हो जाए। और नीचे देख ही रहो तो सब्सक्राइब बटन भी देख लेना, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो वहां पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे सारे क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहला सवाल है कि आखिर इन कंपनीज के शेयर्स को कहते क्या है? अब ये अनलिस्टेड शेयर्स कह लो, ओवर द काउंटर शेयर्स कह लो, प्राइवेट शेयर्स कह लो या फिर ऑफ मार्केट शेयर्स कह लो, इन सबका मतलब एक ही है कि ये उन कंपनीज के शेयर्स हैं जो इंडिया के जो स्टॉक एक्सचेंजेस है जैसे कि एनएससी और बीएसई, इन पर लिस्टेड नहीं है। तो सवाल ये कि ये जो अनलिस्टेड शेयर्स है क्या इन्हें एक आम नागरिक खरीद सकता है? तो जवाब है हाँ। और सिर्फ खरीद ही नहीं सकते, जो अनलिस्टेड शेयर्स आपने खरीदे हैं वो आपके डिपॉजिटरी अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से लिस्टेड शेयर्स होते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मुताबिक अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स भी अब डीमैट फॉर्म में होंगे और बायर के डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट भी होंगे। अब जो एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ये टाइम टू टाइम नए नए रेगुलेशंस लाते रहते हैं अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, जिसमें से एक स्क्रीन पर आप देख सकते हो। एमसीए के रूलिंग के बारे में भी अब ये बात हो रही है कि जो अनलिस्टेड शेयर्स है उनके लिए भी जो फाइनेंशियल्स है उन्हें क्वार्टरली रिलीज करना मैंडेटरी बनाया जा सकता है, जैसे कि लिस्टेड कंपनीज के केस में होता है। और ये जो अनलिस्टेड कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो आपको प्रीसाइज की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। तो अनलिस्टेड कैटेगरी की बात करें तो डजन्स ऑफ कंपनीज आपको इस कैटेगरी में मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं प्रीसाइज प्लेटफॉर्म पर देखूं तो यहाँ पर बहुत सारे अनलिस्टेड शेयर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कैपजेमिनी जो कि फ्रांस की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, उसके शेयर्स आपको मिलते हैं। बीरा भी आपको यहाँ मिलेगी, अमन गुप्ता की बोट, ओयो, टपारिया टूल्स, एनएसी, टाटा कैपिटल और भी बहुत सारी कंपनीज आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब कुछ लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि ऑलरेडी एनएससी पर लगभग 2300 कंपनीज लिस्टेड हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 5500 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। इसके अलावा गोल्ड का ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन है और भी कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। तो फिर आखिर में अनलिस्टेड शेयर्स की तरफ देखना क्यों जरूरी है? ये सवाल वाजिब भी है, लेकिन अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करने के कुछ ऐसे भी फायदे हैं जिसकी वजह से रिसेंट टाइम में कई सारे इन्वेस्टर्स इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब वो कारण क्या है, मैं एक एक करके गिनाता हूँ। सबसे पहला रीजन है रिटर्न्स। यस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का एकमात्र उद्देश्य ही रिटर्न्स होता है। अगर हम अनलिस्टेड शेयर्स के पास्ट के कुछ एग्जांपल्स देखें तो कुछ केसेस में रिटर्न्स इतने क्रेजी मिले हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे। अब दूसरा कारण बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो अच्छे आईपीओज है वो मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। 80 100 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हैं तो 100 में से 1 की प्रोबेबिलिटी आपकी बनती है, तो चांसेस आपके नहीं के बराबर हो जाते हैं। कुछ लोगों की तो आईपीओ के मामले में किस्मत इतनी खराब है कि 20-25 आईपीओज में अप्लाई करने के बाद भी एक भी आईपीओ उन्हें अलॉट नहीं हुआ है। अगर आप में से किसी के साथ इस तरह की सिचुएशन हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं भी एक्टिवली आईपीओज में अप्लाई करता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वही प्रॉब्लम आती है। और अगर एसएमई आईपीओज की बात करें तो वो तो एक अलग ही यूनिवर्स है जहाँ पर बहुत ही क्रेजी लेवल पर सब्सक्रिप्शन आता है। तो मैं तो पर्सनली किसी एक बंदे को नहीं जानता जिसमें एसएमई में आईपीओ अलॉट हुआ हो। अगर आपको एसएमई में कोई आईपीओ लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सा लगा है और कब लगा है और कितने आईपीओ लगाने के बाद लगा है। तो इसमें एक अच्छी स्ट्रैटेजी आप ये बना सकते हो कि अब आपको लगता है कि कोई कंपनी है जिसका आईपीओ आ रहा है, फंडामेंटली और सारी चीज़ों की वजह से लिस्टिंग गेन के हिसाब से वो काफ़ी अच्छी हो सकती है और उसके अनलिस्टेड शेयर्स आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग अनलिस्टेड शेयर्स के जरिए एंट्री ले लेते हैं और फिर लिस्ट होने के बाद उसका फ़ायदा उठाते हैं। अब बात आती है कि इनमें इन्वेस्ट कैसे करें। तो आपको बता दूं कि अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करना पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था। ज़्यादातर जो डीलिंग अनलिस्टेड शेयर्स में होती थी वो ग्रे मार्केट में ओवर द काउंटर होती थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को एक डर रहता था कि ये प्रोसेस सेफ है कि नहीं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, तो अनलिस्टेड शेयर्स आज की डेट में अब ऑनलाइन भी खरीद सकते हो सेफ और सिक्योर तरीके से। अब सवाल ये आता है कि कहाँ से खरीदें। तो प्रीसाइज एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बड़े ही आसानी से और ट्रस्ट के साथ अनलिस्टेड शेयर्स खरीद सकते हो।
आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि प्रिसाइज पर आपको ढेरों सारी कंपनीज के ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेट्स एक्सप्लोर बोट के अनलिस्टेड शेयर्स। अब प्रिसाइज की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वहां पर आपको रिसर्च रिपोर्ट के सेक्शन में बोट पर एक डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट देखने मिलेगी। इसमें पहले पेज पर आपको सेक्टर का पूरा डेटा मिलेगा, पर ये तो सिर्फ शुरुआत है। यहाँ पर आपको पूरा मार्केट डेटा मिलेगा, प्रोडक्ट्स कैटेगरीज की जानकारी है, मैनेजमेंट की पूरी लिस्ट है, फाइनेंशियल डेटा है, फिर सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज, कंपटीटर्स की पूरी लिस्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न की पूरी जानकारी, फंडिंग की पूरी जानकारी है और भी कई सारी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर अलग अलग कंपनीज पर जाते हो तो इसी तरह की डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट आपको वहां पर पता चलेगी, पढ़ने मिलेगी। वो पढ़ने के बाद उसका डिटेल एनालिसिस करके उसका वैल्यूएशन निकाल के फिर आप आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि वेदर टू इन्वेस्ट इन दैट अनलिस्टेड कंपनी और नॉट। इसके अलावा कंपनी के पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी आपको वहां पर पढ़ने मिल जाएंगे। इसके बाद एक न्यूज़ का सेक्शन आपको वहां पर देखने मिलता है, जहां आपको सारी उस कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ देखने मिलती है। यहाँ पर इन्वेस्ट करने की प्रोसेस बहुत सिंपल है और हाँ, बाय करते ही शेयर्स आपके डीपी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अकाउंट में 24 to 48 आवर्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मतलब आपके डीमैट अकाउंट में वो आपको देखना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको फ्यूचर में उस कंपनी के शेयर सेल करने हैं तो आप प्रिसाइज के सेलिंग स्पेशलिस्ट से कनेक्ट कर सकते हो। वो आपकी मदद सेलिंग प्रोसेस को स्मूथली कंप्लीट करने में करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आपको लाखों करोड़ रुपए होने की जरूरत नहीं है। मात्र 10,000 रुपए से भी आप प्रिसाइज पर अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको किसी कंपनी को लेकर डाउट या क्वेरी है तो आप प्रिसाइज के स्पेशलिस्ट से चैट, कॉल या फिर टेक्स्ट करके अपनी बात कर सकते हो। तो अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अनलिस्टेड कंपनीज को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो प्रिसाइज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब कैसे इन्वेस्ट करना है ये तो समझ लिया, लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं इनसे रिलेटेड क्या कुछ रिस्क होती है। अगर हम अनलिस्टेड शेयर्स का रिस्क लिस्टेड कंपनी से कंपेयर करें तो अनलिस्टेड शेयर्स रिलेटिवली ज्यादा रिस्की होते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि जो लिस्टेड कंपनीज होती है उन्हें सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया काफी क्लोजली रेगुलेट करती है, जबकि जो अनलिस्टेड कंपनीज है वो सेबी के अंडर नहीं आती, वो आती है एमसीए के अंडर। इस वजह से इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। अगर आईपीओ आ भी गया तो उस केस में 6 मंथ्स का एक लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आईपीओ लिस्टिंग के 6 महीने बाद ही आप अपने शेयर्स बेच पाओगे। ये जो सारे रूल्स है ये प्रमोटर्स के हिसाब से बनाए गए हैं। कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी के ओनर्स है, उनके हिसाब से बनाया गया है कि कंपनी के प्रमोटर्स आईपीओ आते ही अपने सारे शेयर्स ऑफलोड ना करें, बेच ना डालें। तो इसलिए 6 मंथ्स का लॉक इन रहता है। अब क्योंकि आप आईपीओ के पहले इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए भी वही रूल अप्लाई होता है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो अनलिस्टेड शेयर्स में लिस्टेड शेयर्स के कंपैरेटिवली जो ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ी कम होती है। यहाँ पर डेटा फर्ज करना लिस्टेड कंपनीज के मुकाबले आसान होता है। हालांकि ये डर लिस्टेड कंपनीज के केस में भी होता है, पर अनलिस्टेड कंपनीज के केस में ये रिस्क ज्यादा होता है। तो ये सब रिस्क होते हैं अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करने के। तो मेरा काम है कि जो भी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वो सारी चीजें आपके सामने रखूं, और यही काम मैं कर रहा हूँ। और इसके अलावा एक और चीज है जिसके बारे में हम भूल नहीं सकते, बता सकते हो क्या है? टैक्सेस। टैक्सेस की अगर बात करें तो जैसे कि लिस्टेड शेयर्स में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। एग्जैक्टली वही सेम चीज अनलिस्टेड शेयर्स में भी लागू होती है। जहां पर लिस्टेड शेयर्स में 12 मंथ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म कंसीडर किया जाता है, वही अनलिस्टेड शेयर्स के केस में ये 24 मंथ्स है। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पर 12.5% का एलटीसीजे आपको लगता है और शॉर्ट टर्म में 20% का एसटीसीजे आपको लगता है। मतलब टैक्सेस के मामले में अगर ड्यूरेशन को छोड़ दे लॉन्ग टर्म के लिए तो सारी चीजें सेम ही है, टैक्स के परसेंटेज और बाकी चीजें। तो आशा करता हूँ कि आपको अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में A to Z जानकारी मिल गई होगी। क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, क्या कुछ रिस्क है, क्या कुछ टैक्सेस है। अब इसमें जाना है कि नहीं जाना वो आपकी डिसीजन है, लेकिन एक चीज मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो 3 चीजों को आपको देखना बहुत जरूरी है। पहली है रिटर्न, दूसरा है रिस्क और तीसरी है रिस्क एपेटाइट, आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी या कैपेसिटी। क्योंकि अनलिस्टेड शेयर्स जो है वो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड का गेम है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह के रिस्क में ले रहा हूँ और क्या वो मेरी कैपेसिटी है कि नहीं। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और प्रिसाइज एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है अनलिस्टेड शेयर से रिलेटेड। तो इस इन्फॉर्मेशन को भी आपको आईपीओ आने से पहले एक्सप्लोर करना है तो प्रिसाइज इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू चेक आउट, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आप क्या कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वो चीज़ हम कवर करने की आने वाले वीडियो में कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।